गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में एक मार्किंग भी रखता है। तो आज हम एक्टिव पैसिव के कुछ बेसिक रूल्स से एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। एक्टिव पैसिव नाम सुन रखा है। जब हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं दैट मीन्स एक्टिव, और जब उसको रिवर्स करते हैं तो वो हो जाता है पैसिव का। तो यहाँ पर कुछ एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं जो फर्स्ट चेंज जो इसमें होगा वो होगा सब्जेक्ट चेंज इन ऑब्जेक्ट। सेकंड, ऑब्जेक्ट change in subject। Used by before object of passive ओके। एंड द लास्ट रूल, हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर इसको बाय एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। राम किल्ड रावण। राम हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और रावण हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसा हमारा फर्स्ट रूल था कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। सेकंड था दोनों हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया। थर्ड था हम पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये था हमारा एक्टिव का सेंटेंस। अब हम यहाँ पर पैसिव का बना के देख लेते हैं। रावण वॉज किल्ड, किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है। रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने सेट कर लिया। अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो पैसिव बनाते टाइम काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू टेंस इसको चेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेंस में एक टेबल है जो मैं पहले आप लोगों को क्लियर करवा दूं कि हम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में इस टेबल के 1 पॉइंट्स लिखते जाएं और उसको हम चेंज करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेबल हमारा जो फर्स्ट है वो है, अगर पैसिव में एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो हमारा होगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दे रखा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे,
तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम टीच मी। अब अगर आप लोगों ने टेंस पढ़े थे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी, और टेंस नहीं पढ़े हैं तो इसको समझने में टाइम लगेगा। अब क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ एस लगाया है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर एस नहीं होता। ये हम टेंस के चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। अब मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इससे पहले मैं जो है एक टेबल बना देती हूँ। टेबल है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ आती है तो हमें क्या चेंज करना है। जैसे आई आ गया तो हम मी में चेंज करेंगे, और मी आ गया तो हम आई में चेंज करेंगे। ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। क्लियर? ये कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं कि ये सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट में जब हम जाते हैं तो ये मिलती है, और उसके जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो इस तरह से हमें बनाने हैं। अब हम वापस से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। राम टीच मी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी चेंज हो जाएगा आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं एम, तो आई एम। अब क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी टॉट, टॉट देन बाय, राम। क्योंकि मैंने जब रूल्स लिखवाए थे तभी कहा था कि जो हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा उसके आगे हम बाय लगाएंगे, इसलिए हम बाय यहाँ लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू रूल्स ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एस आ रहा है इसलिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर हमने एम यूज़ किया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर ऑब्जेक्ट हम बाय यूज़ कर रहे हैं, हमने बाय लगा दिया, और राम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया तो एज इट इज़ वो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। He writes लेटर्स। ठीक है, अब हम इसको पैसिव में बना के देख लेते हैं। लेटर्स आर written by him. होप सो अंडरस्टैंड। जो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग का फर्स्ट रूल था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हम इसका सेकंड पढ़ेंगे, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो was, were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे। राइट? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हरी टॉट हिम। अब मैंने ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी सब्जेक्ट में बताया था कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो ही का क्या बनाएंगे, हिम का क्या बनाएंगे हम ही वॉज
taught by हरी। अब हम समझ ले कि यहाँ पर कोई प्लूरल फॉर्म है, तो हम उसको जब प्लूरल फॉर्म यहाँ पर आएगी तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। हरी टॉट अस, ये देख लेते हैं, हरी टॉट अस। अब यहाँ पर जो है अस आ रहा है, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? वी, वी लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा था, जो हिम था वो चेंज होकर ही में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए हमने वॉज लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म का अस है, अस के साथ अस को चेंज करके हमने वी लगाया, तो वी वर। टॉट बाय हरी। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो आज हमने अकॉर्डिंग टू टेंस 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, सॉरी 2 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस में, एस हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, और सेकंड था हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपांशन के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग पार्ट्स के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1.3 है, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कल वाले ही सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने 0.235 बार, इसको आपको कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर सिंपल सा 0.235 होता था तो वहाँ तो कोई इशू वाली बात नहीं थी, पॉइंट जैसे ही हटता और यहाँ पर 1000 आ जाता और आपका सॉल्यूशन आता था P/Q का। लेकिन यहाँ पर बार है, इसका मतलब 355 रिपीट होता रहेगा। तो इसके लिए हमको दूसरा मेथड यूज़ करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली लेट 0.235 बार इज इक्वल टू एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.235 बार। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितने नंबर तक बार लगा हुआ है, डेसिमल के बाद कितने नंबर तक बार लगा हुआ है। तो डेसिमल के बाद 1 2 3, तो कितने डिजिट से, 3 डिजिट से वहीं तक बार लगा हुआ है। तो 1 के आगे हम लगाएंगे 3 zeros यानी कि 1000 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या हो जाएगा ये 1000x दैट इज इक्वल टू 0.235 बार। ओके, नाउ द नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने की है 1000x दैट इज इक्वल टू 0.235 इंटू 1000 करना है हमको। इसका आंसर क्या आना चाहिए, जब भी हम 100 10 1000 इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका डेसिमल जो होता है जितने ज़ीरोज़ है उतना प्लस आगे शिफ्ट हो जाता है। तो 3 zeros, तो 1 2 3 प्लस आगे चला जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 235 बार 35 डॉट ये चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, आपका नंबर यहाँ पर बन जाएगा 235। अब 35 के बाद कौन सा नंबर है, अगेन 35, तो 0.35 तो चाहे तो डॉट 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 में लिखो, चाहे बार की फॉर्म में लिखो। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हुआ, ऐसा करने पर ये इक्वेशन और इस x वाली इक्वेशन दोनों को हमने देखा, दोनों को देखने पर हमने देखा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद सारे नंबर्स पर बार नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद तो बार है। तो अगर हम माइनस कर भी देते हैं तो भी हमारे पास पॉइंट के बाद 0 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर्स यहाँ पर तो 0.35 बार है, यहाँ पर 0.235 बार है, तो सिमिलर नंबर ना होने की वजह से पॉइंट के बाद 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट के बाद इसके जैसा ही नंबर चाहिए। तो ये चीज़ तो हम ले आए, तो इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ ले आए
तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2.35 पर पॉइंट के बाद सिमिलर नंबर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लाना है, एक प्लेस आगे शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 1 0 लगाएंगे। सीधी सी चीज़ है, जितने नंबर्स पर जहाँ तक लगा हुआ है उतने से तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी चेक करेंगे कितने नंबर्स पर बार नहीं लगा हुआ है, 2 पर नहीं लगा हुआ है, वह कोई ओनली 1 नंबर है जहाँ पर बार नहीं, तो 1 के आगे 1 0 लगा यानी 10, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 से, तो ये हो गया 10x दैट इज इक्वल टू 2.35 बार, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने देख लिया पॉइंट के बाद 35 बार, पॉइंट के बाद 35 है, तो अगर इन दोनों नंबर्स को माइनस किया जाता है तो डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास ओनली ज़ीरोज़ बचेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरीके से थी, 1000x 100x दैट इज इक्वल्स टू 235.35 बार, और दूसरा है 2.35। माइनस करना है तो यहाँ पर प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10x है, 1000x माइनस 10x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 990x दैट इज इक्वल टू, इसको जैसे माइनस करेंगे 0.35 पर, 0.35 पर पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 235 में से 2 गए तो 5 में से 2 गए 3, नाउ 233, तो आंसर आया x इज इक्वल टू 233। पॉइंट के बाद जीरोज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो जीरोज़ हमने हटा लिए, उसके बाद क्या बचा 990। अगर चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर हो रहा हो तो, अदरवाइज़ ये जो आपका फाइनल आंसर है वो करेक्ट है। इसको हम कहेंगे p/q फॉर्म ऑफ जो भी क्वेश्चन था, x किसको कंसीडर किया था आपने 0.235 बार, तो इस 0.235 बार को इस तरीके से लिखा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फॉर्म ऑफ p/q, कन्वर्ट इन p/q फॉर्म, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको इसको। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है 0.51, p/q में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी चीज़ है, पॉइंट हटाएंगे वैसे ही 100 आ जाएगा। दिस इज़ द p/q फॉर्मेशन, और सिंप्लीफाई हो रहा है, किसी टेबल से कट हो रहा है तो हम कट कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, उसमें से कुछ आपको बता देती हूँ, बहुत ही ईजी आप कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है ये सेवेंथ क्वेश्चन है, इसको भी आपको p/q में कन्वर्ट करना है, 3.0003, पॉइंट को हटाया, पॉइंट का 1 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज द p/q फॉर्मेशन ऑफ गिवन नंबर। तो आपका 3.0003 इज इक्वल टू दिस नंबर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। सबसे पहले तो आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड नेम ऑफ टाइप। फर्स्टली एक्सपांड करना है, उसके बाद में बताना भी है कि वो किस टाइप का एक्सपांशन है। फर्स्ट जैसे सिंपल सा है 36/100 जो आपको दे रखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 0 0 है तो अब इसके लिए क्या है 1 2 2 zeros है, तो 3 6 के बाद 1 2 प्लेस के पहले पॉइंट लग जाएगा डेसिमल, तो दिस नंबर इज 0.36। ओके, अब जैसे जो इजी है जिसमें 100 आ रहा है वहाँ तो कोई इशू वाली बात नहीं है, सिंपल से जैसे 1/11 है,
अब इसको आपको 1 को डिवाइड करना है 11 से। अब यहाँ पर जो आंसर आया था 0.36, इसका आपको टाइप भी बताना है ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर देखा 0.36, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही कि कोई होप है कि आगे कोई नंबर्स हो सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग का केस। ठीक है, अब इस तरीके से 1/11 का हम चेक करते हैं। 1 को 11 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट नहीं हुआ 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा अगेन 1 आ जाएगा। जब भी आप इस 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाया 10, अगेन छोटा है नहीं गया, फिर से हमने 0 लगाया यहाँ पर और ये 00, तो यहाँ पर 11 9 ज़ा 99 और यहाँ पर फिर से 1 आ गया। तो सेम सिचुएशन, फिर से एक 0 लगाया नहीं जा रहा अभी भी डिवाइड, फिर से 0, तो यहाँ पर 0 टाइम हो गया। फिर उसके बाद में एक और 0 की नीड पड़ी क्योंकि 11 छोटा है इससे, तो अगेन 11 9 ज़ा 99 और सेम चीज़ रिपीट होती जा रही है। 1 आपके रिमाइंडर में बचता जा रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर आने वाले हैं नेक्स्ट वो 0909 रहेंगे, तो 0.09 बार। तो इसका आंसर जो आया आपका 0.09 बार। सिंस यहाँ पर बार आ रहा है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा केस? रिकरिंग। ओके, तो इसके बाद जितने भी एक्सपेंशंस है ये आपको करने रहेंगे, उसको देख करके आपको आइडिया लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। जैसे ये वाला है, इस टाइप का नंबर लिखा है तो इसको आप सॉल्व करना जानते हो। 5 4 ज़ा 32, 32 + 1 33/8। अब आपको डिवाइड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर लाना है। अगर बार में आ रहा है या फिर नंबर डिवाइडेशन फिनिश नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर उस पर बार लग रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नहीं लग रहा है तो नॉन रिकरिंग। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका लास्ट है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q would satisfy? तब यहाँ पर क्या है, कोई भी एक नंबर है, p/q आपको कह दिया है। अब इसमें भी क्या कि यहाँ पर जो नंबर यूज़ हो रहा है इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइडेशन तो कंप्लीट हो ही रहा है। अब इस q की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अगर तो ये जो q है उसका 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है, एक ऐसा नंबर जिसका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, वो होते हैं आपके कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये जो q है आपका वो प्राइम नंबर है। p की क्वालिटीज़ के बारे में नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि तो आपके अकॉर्डिंग q की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कौन सा नंबर यहाँ पर होना चाहिए कि आंसर हमको टर्मिनेटिंग मिले। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी आपका q का फैक्टर नहीं है। तो 1 के अलावा नहीं है, इसका मतलब प्राइम नंबर्स है, q = एनी प्राइम नंबर। अब वो प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए कि हमारा आंसर हमेशा टर्मिनेटिंग ही आए। टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइडेशन कंप्लीट होना चाहिए, पॉइंट के बाद ऐसे नहीं कि नंबर्स आए जा रहे हो डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो एनी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है? 2 3 5 7 इस तरीके से चलता रहेगा आगे। तो मेनली जो आपके रहते हैं ये। अब अगर तो डिवाइडेशन में कहीं आपके 3 आ जाता है तो भी काम नहीं बनेगा, तो वो जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका ये 1/3। इसका आंसर जब आप करते हो तो 0.3 बार आता है, 3 3 3 3 3 चलता रहता है, तो 3 भी कैंसिल हो गया। 7 अगर हम लेंगे तो भी काम नहीं आएगा। रीज़न क्या? अब हमको यूँ तो पता चलने वाला नहीं है, तो टर्मिनेटिंग का आंसर क्या? जब भी आपके सामने 3/10 5/100 और इस तरीके से जब डिनोमिनेटर्स होते हैं तो आप डायरेक्टली बता देते हो, इनका आंसर डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 0 के अकॉर्डिंग बता देते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से हमारे डिवाइड में या फिर डिनोमिनेटर में 10 या 10 का कोई भी मल्टीपल बन सकता है तो ये वाला सिनेरियो बन सकता है, टर्मिनेटिंग का केस आ जाएगा। तो 10 कैसे बनेगा? 2 3 एंड 5 एंड 7 कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 10 बनता हो।
3, 7, 3, 5, एनीथिंग? 2 and 5 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 बनता है, या फिर उनकी पावर्स को भी ऐड करोगे तो 10 की पावर्स ही बन करके आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, p/q हमने ले लिया, तो इसीलिए जो q होगा हमारा या तो 2 की पावर में होना चाहिए या फिर 5 की पावर में होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में हो सकता है, तभी ये पॉसिबल है। कैसे? जैसे कोई भी रैंडम p मैंने फिक्स कर दिया, p मैंने लिया 6, अब q मुझे चूज़ करना है, तो अब 2 की पावर मैं लूँगी तो 6/2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, मेरा नंबर है 6/8। तो अब मुझे इसको कंप्लीट करना है, टर्मिनेटिंग में आंसर लेना है, मुझे अपॉन में क्या, मुझे डिवाइडेशन नहीं करना, अपॉन में 10 का मल्टीपल चाहिए। तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3, तो ऐसे ही तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए 5 की पावर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 की पावर, यहाँ पावर कितनी है 3, तो उतनी ही पावर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, 5 की पावर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, ये 6 और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 2 ज़ा कितना होता है 2 इंटू 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। ये प्रॉपर्टी होती है ना, a इंटू बी की पावर n, इसका मतलब a की पावर n b की पावर n, तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है बोथ पावर्स आर सेम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर लगा सकते हो आप, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर लगा दी। अब इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 1000 आ रहा है, यहाँ पर कोई भी नंबर आ रहा है रैंडम सा, यहाँ जो भी नंबर है, बट 1000 लगाने से जो भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 235 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 1000 है, 1 2 3, आफ्टर 3 नंबर्स हम डेसिमल लगा देंगे और हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा p या q, और इसी जगह 2 का फैक्टर नहीं होता तो 5 का फैक्टर्स भी पॉसिबल है। कैसे? जैसे 6/5 की पावर 2 है, यानी कि 6/25 है, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, सेकंड 25 है, तो ये डिनोमिनेटर में 1000 या 100 तभी पॉसिबल है जब इसमें है 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ भी 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 2 अगेन अपॉन में 100 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 24/100 दैट इज 0.24। ओके, जो कि आपका टर्मिनेटिंग है। तो कहने का मतलब ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपका q प्राइम नंबर हो, तो तभी पॉसिबल है कि q जो है हमारा या तो 2 का मल्टीपल हो या फिर 5 की पावर में हो, या फिर दोनों की पावर में भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। Good morning students. Today we start part 6 of lesson first matters in our surrounding। बहुत टाइम से चल रहा है ये लेसन, इसको आज लास्ट एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था इवापोरेशन के लास्ट छोड़े थे 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। इवापोरेशन इफेक्ट, मतलब इवापोरेशन की रेट को इफेक्ट कौन कौन से कॉजेज़ है जिसकी वजह से इवापोरेशन की रेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, प्रभावित होती है। उसके बाद नेक्स्ट आज लेंगे इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होता है? इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग ड्यू टू द रीजन दैट द पार्टिकल्स विच अंडरगो इवापोरेशन आर हाई एनर्जी पार्टिकल, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड इज लेस। इस लाइन को आपको समझ में नहीं आया उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, उससे आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको जल्दी इजीली ये चीज़ बाद में समझ में आ जाएगी। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग मतलब ये कि किसी भी चीज़ से जब वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं या स्टीम बन के उड़ते हैं, भाप बन के चले जाते हैं, तो उसकी वजह से आसपास के एटमॉस्फेयर में आपको कूलिंग सा इफेक्ट फील होता है।
मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप समर सीजन में किसी प्लांट या बड़े से लार्ज साइज़ के जायंट ट्री के नीचे से जब आप गुजरते हैं तो आपको लगता है कि इस पेड़ के नीचे ठंडक महसूस हो रही है, कूलिंग आपको फील होती है। दैट मीन्स ये हुआ कि किसी प्लांट की जो लीव्स होती है वो कंटिन्यू प्लांट्स का एक्स्ट्रा पानी क्या करती है, इवापोरेट करती है, जिसको हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। आपको बहुत बार मैंने लोअर क्लासेस में बताया ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर लॉस बाय द सरफेस ऑफ अपर सरफेस ऑफ लीव्स की सरफेस से जो एक्स्ट्रा पानी इवापोरेट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो वो चीज़ होने की वजह से वो प्रोसेस जब कंटिन्यू चलती रहती है तो क्या होता है कि जैसे जैसे लीव से एक्स्ट्रा पानी निकलता है तो जितना बड़ी साइज़ का प्लांट या बड़ी साइज़ का ट्री होगा वो उतनी ज़्यादा उस पर लीव्स होगी, ग्रीन लीव्स कंटिन्यू ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस करेगी, जिसकी वजह से कंटिन्यू वहाँ से पानी का इवापोरेशन यानी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होगा। तो ट्रांसपीरेशन से क्या होता है कि उतनी हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, जिसको बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी लाइक, मतलब वहाँ की हवा जितनी होती है ट्री के आसपास वो सारी कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वही रीज़न है कि इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी हवा में बहुत ज़्यादा अगर इवापोरेशन हो रहा है तो वहाँ पर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर या एयर वो थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट देगी आपको, कूलिंग यानी ठंडापन। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। सिंस द रिमेनिंग पार्टिकल्स हैव लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी देन टेम्परेचर मस्ट बी रिड्यूस्ड, इन शॉर्ट इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अहेड। ये चीज़ नहीं समझ में आई, यहाँ पर एक और दे रखा है, देखो एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग। एक ओपन वेसल यानी कंटेनर, वेसल में आप किसी लिक्विड को छोड़ दो इवापोरेट होने के लिए, then the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation। वापस पढ़ रही हूँ मैं, the liquid keep on evaporating, the particles of liquid absorb energy from the surrounding। मतलब किसी चीज़ को हर काम को करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी वो कहाँ से लेता है, सराउंडिंग से। जैसे एक कंटेनर या वेसल में लिक्विड रखा हमने, तो वो लिक्विड रखने से क्या होगा, वो इवापोरेट होगा। मतलब जैसे ही उस पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज से वो इवापोरेट होना शुरू कर देगा। जब इवापोरेट होने का टाइम आएगा, एट द टाइम उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी वो पास के सराउंडिंग से लेता है। यहाँ लिखा है ना, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं टू रीगेन। ऐसा क्यों करते हैं, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। यानी इवापोरेशन में इवापोरेशन की रेट को बढ़ाने के लिए या पानी का इवापोरेट करने के लिए उनको जो चाहिए होती है एनर्जी, उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए वो बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलेंगी, सराउंडिंग से। रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। वही चीज़ बाहर से जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग को कूल करने के लिए, तो उसको कूल करने के लिए जो बाहर से एनर्जी को यूज़ करेगा और फिर वापस उसको कूलिंग इफेक्ट देगा, यानी वापस ठंडा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इससे क्लियर होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। पोरिंग द एसीटोन ऑन अवर पाम यानी हाथ की हथेली पे। इफ़ वी पोर सम, पोर का मतलब है डालते हैं, पोर सम एसीटोन और ईथर और नेल पॉलिश रिमूवर, बहुत सारे और करके इसने बोला है, प्योर सम एसीटोन और ईथर। एसीटोन बोलो साइंटिफिक उसका नाम है, उसके अलावा आपको नॉर्मल नाम बोलूँ तो नेल पॉलिश रिमूवर सबने यूज़ किया हुआ है, देखा हुआ है। ऑन अवर palm, then we feel cool because the energy needed for evaporation is taken from our palm, hence our palm feels cooling। आई थिंक आ गया होगा समझ में, फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आप नेल पॉलिश रिमूवर को आप पाम पे लेते हो या नेल्स पे भी लगाते हो तो आपको साइड में नेल्स के आसपास जो स्किन होती है वहाँ पे आपको कूलिंग सा इफेक्ट होता है। दैट मीन्स ये हुआ कि नेल पॉलिश रिमूवर यानी जो ये था एसीटोन, उसको इवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवापोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि इवापोरेशन के लिए वो एनर्जी को कहाँ से ले रहा है, हमारे सराउंडिंग से। और इसके लिए सराउंडिंग क्या है, हमारा नेल्स के आसपास की स्किन या हमारे पाम की स्किन, मतलब हमारे हाथ की हथेली क्या होती है, गर्म होती है। तो वहाँ से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्यों करेगा, इवापोरेशन के लिए। यानी इवापोरेशन के लिए उसने हमारी हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया
और फिर उसको इवापोरेट करेगा। जैसे ही हमारे हाथ की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे हाथ की उतनी उतनी स्किन जहाँ पर एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर जहाँ उसके स्किन के कांटेक्ट में आया है वो चीज़ वहाँ पे क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि उतनी उतनी स्किन की हीट एनर्जी को एसीटोन ने एब्जॉर्ब कर लिया। हैंस द पाम फील्स कूलिंग, इस तरह से हमारा जो पाम होगा वो कूल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑफ द ओपन ग्राउंड और रूफ आफ्टर अ हॉट सनी डे causes the cooling of the surface of roof because the water evaporate by absorbing heat from the ground and the surrounding air. In this way the ground or roof become cool and we feel comfort. ये चीज़ भी आपको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में दे रखी है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सनी डे में, जैसे ही समर सीजन में गर्मी का दिन होता है, आपने देखा होगा आपके टेरेस का जो फ्लोर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो हम गर्मी में वहाँ जाके क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर यानी पानी की कुछ बूंद डालते हैं या पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप देखते हो जैसे ही पानी डाला, अगर डिपेंड करता है कि छत कितनी ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो पानी जल्दी से सूख जाएगा और इवापोरेट हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि हाँ, पानी डालते ही एकदम से भाप थोड़ी सी निकलती है, स्टीम, और फिर वो उड़ जाता है, पूरा पानी सूख जाता है। मतलब ये कि उस पानी ने इवापोरेट होने के लिए बाहर से एनर्जी को कहाँ से किया, सराउंडिंग यानी टेरेस के फ्लोर से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और उस पानी को इवापोरेट कर दिया। वहाँ पर भी उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। क्यों किया? इवापोरेशन के लिए। वही चीज़ बताइए, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द ग्राउंड, पानी के इवापोरेशन के लिए उसने वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। कहाँ से? ग्राउंड से, टेरेस के ग्राउंड से। एंड द सराउंडिंग एयर, इन दिस वे द ग्राउंड और रूफ बिकम्स कूल एंड फील कम्फर्ट। उसके बाद धीरे धीरे वो छत पूरी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और कम्फर्ट फील करवाती है। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर के सीज़न में हम कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं, पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग समर वियर कॉटन क्लॉथ्स टू कीप अवर सेल्फ कूल, खुद को ठंडा रखने के लिए। ऐसा क्यों? क्लोथ्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अवर बॉडी एंड कीप अस कूल। देयर आर सम क्लोथ्स हुज मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आर एज फॉलोज। यहाँ पे दे रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। नायलॉन में सबसे रेयर होती है। नायलॉन के कपड़े पे या नायलॉन की साड़ी पर, स्कार्फ पर आप कुछ भी चीज़ डालो तो वो एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। पॉलिस्टर नहीं करता है, कम करता है। नायलॉन के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत करता है। टेरिकॉट उससे थोड़ा बहुत करता है। सबसे हाईली करता है तो वो कौन है? कॉटन। यानी ये बोल सकते हैं कि कॉटन में हाईली एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, ह्यूमिडिटी या वाटर अमाउंट को एब्जॉर्ब करने की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हाँ, यहाँ पे ये दे रखा है कि समर में आप कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हो, तो वो इसलिए पहनते हो ताकि कॉटन में एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी आपको जो स्वेट होता है गर्मी के दिनों में, वो कॉटन का क्लोथ जो होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस उसको इवापोरेट भी जल्दी कर देगा। यानी कॉटन के क्लोथ जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिकॉट। ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर। ड्यूरिंग समर वी पेस्पायर मोर बिकॉज, इसका मीनिंग है स्वेट, पसीना निकलना। ड्यूरिंग समर के दिनों में हमें पेस्पायर ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। आपने देखा होगा, आप जब भी बहुत ज़्यादा रन करके आते हो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके आते हो तो आपको पसीना आता है। तो वर्कआउट करने से पसीना नहीं आता, पसीना, स्वेट निकलना एक एक्शन के प्रति रिएक्शन है। मतलब ये कि आपकी बॉडी जब बहुत ज़्यादा काम कर लेती है तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ जाने से आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। जब हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वेन्स और आर्टरीज़ में बहुत ही फास्टली फ्लो करता है, बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। उसकी वजह से हमारी बॉडी की स्किन जो होती है वो एकदम से हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन कर लेती है, यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होता है, वापस उसको कूल डाउन करने के लिए बॉडी में स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड होती है। ग्लैंड यानी ग्रंथि, जिससे चीज़ बाहर निकलती है, और वो होता है हमारा पानी, और उस पानी को हम बोलते हैं स्वेट। मतलब बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी स्वेट निकलती है। हम ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं इसलिए
स्वेट नहीं निकलता, बॉडी को वापस कूलिंग करने के लिए। जैसे आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, सारी चीज़ें गर्म होती है, काम वर्क करती है तो वो सारी हीट करती है, और उस हीटनेस को वापस कूल डाउन करने के लिए CPU लगा होता है, उसके अंदर एक फैन लगा होता है, मोबाइल में भी होता है। हर चीज़ को वापस कूल डाउन करने का एक प्रोसेस होता है। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रिस्की हो जाता है। तो उस चीज़ को वापस कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होती है, जो अपनी बॉडी से स्वेट कंटिन्यू सीक्रेट करती रहती है, जिससे बॉडी वापस क्या हो जाती है, कूल डाउन होती है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत थक जाते हो तो पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के बाद आप एकदम ठंडे हो जाते हो। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस at the surface of the liquid gains energy from the surrounding or body surface and change into vapor. वो इस स्वेट के रूप में वो वेपर में निकाल देता है। द हीट एनर्जी इक्वल्स टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैंने नोट्स बनाए थे, उस नोट्स को आपको लिखवाया था आई थिंक पार्ट 3 वाली क्लास में, जिसमें मैंने लिखवाया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें मैंने हाथ से लिखा था, आपने नोट्स में देखा हो, 1 किलोग्राम सॉलिड कन्वर्ट इनटू 1 किलोग्राम लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहाँ पर एरो करके मैंने लिखवाया था रिक्वायर्ड वहाँ पर रिक्वायर्ड हीट, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है वो कहलाती है। और दूसरा मैंने लिखवाया था 1 किलोग्राम लिक्विड 1 किलोग्राम गैस को कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, ऐसा कुछ लिखवाया था। उस नोट्स को आप रिमाइंड कर लेना, पेज टर्न करके देख लेना एक बार। तो वो चीज़ें यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, विच इज़, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले नोट करवा दी है, इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। कॉटन इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Thus we wear cotton clothes during summer. इसीलिए यही रीज़न है कि हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं गर्मी के सीज़न में। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। इसको यहाँ पे कुछ ट्राई और सेल्फ दे रखा है, ये सारी वही एक्टिविटीज़ हैं, उनमें से ही कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। डज पॉम फील कोल्ड, ऐसा क्यों होता है, परफ्यूम डालते हैं तब भी ऐसा होता है पेट्रोल के साथ, ये सब एग्जाम्पल दे रखे। यहाँ पे मैं प्लाज्मा को कंटिन्यू कर लेती हूँ। द 4th स्टेट मैंने पढ़ा है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों चीज़ें अपन ने पढ़ी, तीनों चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, फीचर्स पढ़ लिए, तीनों में एक कन्वर्ट कैसे होती है। अब 4th स्टेट आती है। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा एक स्टेट होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है वो क्या होता है, देखो 4th स्टेट ऑफ मैटर, there is far matter in plasma state than in the other 3 states, solid, liquid and gases taken together in the universe. Plasma can occur when matter is heated to very high temperature. मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जब किसी मेटल को बहुत ज़्यादा हीट करते हो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो वो ना लिक्विड बनती है ना सॉलिड रहती है। सॉलिड को हीट करोगे वो लिक्विड बनेगा, लेकिन एट द टाइम एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा के रखा है, तो आपने एक चीज़ देखी हो कि जेल फॉर्म में जो होता है, जेल जो चीज़ होती है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो जेल फॉर्म में होता है। जेल को हम ना लिक्विड बोल सकते ना सॉलिड बोल सकते, तो वो जेल वाला स्टेट प्लाज्मा के लिए बनाया गया है। मतलब आप ये सोचो कि सबसे पहले सॉलिड आता है, फिर प्लाज्मा आता है, फिर लिक्विड आता है, फिर गैस आता है, और गैस के बाद लास्ट में आता है ये बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पढ़ लेते हैं। At such high temperature, 1 more electrons are freed from the attraction of the nucleus. The matter in plasma state is collection of free and highly energetic and highly excited electrical charged particles, the negatively charged electron and the positively charged ion, such an ionized gas with equal number. आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल जब हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड प्लाज्मा। मैंने आपको बताया जेल स्टेट आप याद रखो, उतना काफ़ी है आपके लिए कि प्लाज्मा स्टेट में जो मैटर होते हैं वो जेल स्टेट में होते हैं। उसके बाद बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको ख़त्म कर देते हैं। इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन ऑफ द 5th स्टेट ऑफ मैटर। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने 5th स्टेट निकाली किसी भी मैटर की प्लाज्मा के बाद, जिसका नाम दिया उन्होंने बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC शॉर्ट में। इन 2001 कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैटर एंड कार्ड ई वियाने ऑफ USA शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन, ये लास्ट पेज जो रह गया है, आप इसको बुक में से देख लेना, इसमें स्लाइड्स में मैंने डाल नहीं पाई हूँ।
तो आप इसको कंटिन्यू कर लेना और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप जितने होते हैं आपसे उतना करना, नहीं तो आगे की क्लास में मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी गवर्नमेंट है। और उससे पहले हमने अगेंस्ट पढ़े थे कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों नहीं है। तो हम अभी जो अपना जो चल रहा था पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। The presence of democracy in India made the Indian government respond to food security in a way that the Chinese government did not। देखो क्या दे रखा है, the presence of democracy in India, भारत में जो डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर लोगों को कह सकते हैं लोगों के सिंपल से फूड सिक्योरिटी, यानी कि ज़्यादा लोगों को कुछ मिले नहीं मिले लेकिन लोगों को खाना तो मिल ही जाए, ऐसी सिक्योरिटी कौन सी गवर्नमेंट दे सकती है? आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन ऐसी सिक्योरिटी चाइना वालों ने नहीं दे रखी है। They note that to no large scale famine has ever taken place is an independent and democratic country। अब यहाँ पर ऐसा दे रखा है कि कोई भी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, अब चाइना में भी आप देख लो पॉपुलेशन बहुत है, इंडिया में भी बहुत है, और इतनी बड़ी जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर इतना बड़ा सूखा कैसे पड़ सकता है, इतने लोग कैसे मर सकते हैं। इफ़ चाइना टू हेड मल्टी पार्टी इलेक्शन, चाइना में क्या होता है, मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमन। अगर ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों को पता है चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, चाइना में 2 पार्टी सिस्टम चलता है, इंडिया में अपने मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। अगर वहाँ पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता, अपोजिशन पार्टी, प्रेस, इन सबको क्रिटिसाइज, आलोचना करने का अधिकार होता सरकार का, देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन, तो बहुत सारे लोग जो फेमाइन सूखे की वजह से मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्या हम मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी है जो सबसे अच्छी सरकार है? दिस एग्जाम्पल से डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, दूसरी सरकार से रिस्पॉन्डिंग, एक तो किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्ड देती है वो अपने टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करती है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल नीड्स बट इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेष ऑफ द पीपल हु रूल। अब देखो यहाँ पर क्या देखा, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो लोगों की आवश्यकताओं के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती है, वो नहीं सोचती है कि लोगों की क्या क्या आवश्यकता है, बट इट ऑल डिपेंड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द विशेष ऑफ द पीपल हु रूल, कि शासन करने वाला कौन है। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि शासन करने वाला कौन है। अगर शासन करने वाला अच्छा होता है तो आपकी जो आवश्यकता होती है वो वैसे ही पूरी हो जाती है, और अगर शासन करने वाला अच्छा नहीं होता है तो आपकी आवश्यकताएं, आपकी इच्छाएं, आपके आदर्श कुछ भी पूरे नहीं होते हैं। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to needs of the people. A democratic government is better government because it is more accountable form of government। लास्ट लाइन ये दे रखी है, इसको कंक्लूजन भी मान सकते हैं अपन। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है सबसे अच्छी गवर्नमेंट होती है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यह अपने सभी कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। देयर इज अनदर रीजन, एक और रीजन दे रखा है, देखो वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन, अगर अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन, किसको आधार माना जाता है, कंसल्टेशंस एंड डिस्कशन। कोई भी बात हम करते हैं, आपके घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई बहुत बड़ी बात चल रही होती है तो हमारे फैमिली के जो बड़े बड़े मेंबर होते हैं वो किसी भी बात को लेकर, कोई बहुत बड़ी बात होती है तो उसको लेकर कंसल्ट करते हैं आपस में, और कंसल्ट करने के बाद आपको डिसीजन दिया जाता है।
कि आपको ये नहीं और ये करना है। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोगों की 12th क्लास हो गई है और अब आपको कहीं बाहर पढ़ने जाना है। क्यों पढ़ने जाना है? एक तो आपकी इच्छा होती है कि आपको कुछ करना है, और कभी कभी हम लोग जिद में आकर भी वो काम कर लेते हैं कि नहीं मेरा वो दोस्त जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। तो ऐसे में आप पेरेंट्स बहुत कन्फ्यूज हो क्या, तो वो आपस में क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, उसके बाद आपको डिसीजन दिया जाता है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसमें ये बेस्ड होता है, और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कोई बेस्ड नहीं होता। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इंक्लूड मैनी पर्सन। अब देखो इसमें दे रखा है, और डेमोक्रेटिक डिसीजन जो लोकतांत्रिक जो निर्णय होता है हमेशा उसमें इंक्लूड मैनी पर्सन, बहुत सारे लोग होते हैं, डिस्कशन होता है और मीटिंग्स होती है, तब जाके आपको रिजल्ट वहाँ पर मिलता है। When a number of people put their head together, they are able to identify the possible mistakes in any decision. It takes time, but there is a big advantage in taking time over important decision. The reduce of chance to reckless or irresponsible decision. Thus, democracy improve the quality of decision making. देखो इसमें क्या दे रखा? They are able to identify the possible mistakes of any decision. कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कोई भी बात अपन करते तो उसमें, जिसमें भी पढ़ा रही हूँ आप लोग को, कभी कभी कोई छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हाँ मैंने एक गलत बताया और मैं उसमें सुधार कर सकती हूँ, तो ऐसा कौन सी कंट्री में हो सकता है? डेमोक्रेटिक कंट्री में। कुछ निर्णय लिए गए हैं, लेकिन अगर उसमें दे रखा है दिस रिड्यूस द चेंजेस ऑफ रेकलेस और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे चांस हो जाते हैं कि कभी अच्छा निर्णय नहीं लिया हो, केयरलेस हो गए हो। तो दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। दे रखा लास्ट लाइन क्या दे रखी? डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो आपने डिसीजन लिया है उसको क्या करती है, फिर से इंप्रूव कर सकती है। ऐसा कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर सकती है। तो कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो हमारे इंडिया में है और जिसको हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है द जर्नी ऑफ इंडिया थ्रू डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की जो यात्रा है वो कहाँ से कहाँ और कैसे भारत में कैसे चली वो देखते हैं। एन एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर भी क्या दे रखा है? डेमोक्रेसी के फेवर में एग्जाम्पल दे रखा है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। क्या होता है, सभी समाजों में लोगों के अलग अलग ओपिनियन और अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में भी रहते हो, 5 मेंबर रहते हो, 10 मेंबर रहते हो, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं। कभी आपकी मम्मी पूछती है ना आपसे कि कौन सा खाना बनाना है, तो अगर आप घर में 3 भाई बहन हो तो तीनों कभी कभी अलग इच्छाएं कर देते हो, मुझे तो ये खाना, मुझे ये खाना है। तो अब ऐसे में मम्मा क्या करेगी? मम्मा तीनों को मिलाकर ऐसा डिसीजन लेगी जिससे आप तीनों सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर भी यही होता है, डेमोक्रेसी में सब लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती है। क्या सभी की इच्छा के अनुसार कोई कानून बन सकता है? नहीं बन सकता है। ऐसे में क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाती है जिसमें सभी लोगों की भलाई हो जाती है। दिस डिफरेंसेस इन कंट्रीज लाइक इंडिया। अब ऐसे डिफरेंसेस कहाँ पाए जाते हैं? अपने इंडिया में पाए जाते हैं। आप लोगों ने एक लेसन पढ़ा था क्लास 6 के अंदर, यूनिटी इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है? विभिन्नता, डिफरेंसेस। और बहुत सारे जो डिफरेंसेस है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। लाइक लैंग्वेज, कलर, रिलीजन, फूड्स, फेस्टिवल, ये सारे जो डिफरेंसेस है वो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर भी हम लोगों में क्या है? यूनिटी है। लाइक इंडिया बिकम शार्पर इज दिस सोसाइटीज हैव एन अमेजिंग डाइवर्सिटी। बहुत अमेजिंग, आश्चर्यजनक। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन speak different language, different caste, different religion to practice. They view to the world very differently and have different preferences. Preferences का मतलब like लोगों की जो पसंद होती है वो भी क्या होती है? अलग होती। This preference clash with another. क्या दे रखा है? This preference clash with अनदर। हाउ डू वी रिसॉल्व सच क्लेश? क्लेश का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं झगड़ा करना या फिर स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, ठीक है, विथ अनदर। अब इस प्रेफरेंस को लेकर यानी कि लाइक डिसलाइक को लेकर हमारा क्या होता है? आपस में स्ट्रगल हो जाता है।
हाउ डू वी रिसॉल्व सच क्लैशेस। अब जो स्ट्रगल है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वन वे इज रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट बाय ब्रूटल पावर। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण। एक तो आप निर्दयी रूप से उसको करो, जैसे एक एग्जाम्पल अपने आया था पीछे टॉयज़ का, तो उसमें क्या दे रखा था, एक भाई दूसरे भाई का टॉयज़। अब उन दोनों में स्ट्रगल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, वहाँ पर नहीं हो रहा था। मैं आपको उसको अदर वे से समझा रही हूँ कि तो अब हो सकता है कि जिसका खिलौना उसने ले लिया या तो वो क्रूरतापूर्वक ले, यानी कि उससे खींच के मार मरा के उससे ले ले, और एक ऐसा होता है कि आप उसको समझा के प्यार से उससे ले लो। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिटेक्ट it terms and other will have to accept them, but they would create resentment and unhappiness। और कभी कभी ऐसे में क्या हो जाता है, क्रिएट रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। कभी कभी हम जो फैसले आते हैं उससे हम खुश भी नहीं हो पाते हैं। थ्रू दिस वे डिफरेंट ग्रुप्स may not be able to live together for long। only democracy provide a peaceful solution on this problem। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरी सरकार होती है या डिफरेंट ग्रुप के होते हैं तो वो आपको लंबे समय तक कोई भी कार्य अच्छा कार्य हो ऐसा नहीं करवा सकते थे। लेकिन ओनली डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी ऐसी सरकार है जो पीसफुल सॉल्यूशन, यानी कि अपने को किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक अच्छे से समाधान देती है। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर। हमेशा डेमोक्रेसी जीते कोई ज़रूरी नहीं। सिमिलरली नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र, और हमेशा वो ऐसा भी ज़रूरी नहीं। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव पीसफुली विथ अनदर। हमेशा अलग अलग ग्रुप के लोग आते हैं और हमारे डेमोक्रेसी में ऐसा हम लोग उनको मौका भी देते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव पीसफुल वन अनदर। और हमारे देश में यूनिटीज़ डाइवर्सिटी है, तो हम लोग अलग अलग होकर भी, और बहुत बार हम किसी को पसंद करें या नहीं पसंद करें ऐसा भी होता है, तो भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत आराम से हम लोग दूसरों के साथ रहने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छे से अच्छा रहने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ऐसा कहाँ पर पॉसिबल होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। और सबसे अच्छा कि लोगों में ऐसी समझ भी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक समझ भी होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ अच्छा रहो करो तो आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हो। These three arguments were about the impact of democracy of the quality of government in social life, but the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, it about what democracy do the citizen। क्या दे रखा है, about what democracy does to the citizen। even if democracy does not bring about better decision and an accountable government, yet it is better than other forms of government, as democracy enhance the dignity of citizens। as we have read above, democracy is based on the principle of political equality। political equality का मतलब होता है राजनीतिक समानता। recognizing that the poorest and the uneducated have the same status as the rich and the educated people are not subjected as rulers, they are the rulers themselves। even when they make mistakes they are responsible for their conduct। यहाँ पर सिंपल सा जो अपन ने पूरा लेसन पढ़ लिया था उसका कह सकते कंक्लूज़न ही दे रखा है कि अपनी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी लोगों का जो स्टेटस होता है, चाहे अमीर हो, एजुकेटेड हो, पुअर हो, अनएजुकेटेड हो, वो क्या होता है, हमारे जो मेन शासन करने वाले हो उनके लिए हम लोग क्या होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स of government because it allow to the correct its upon mistake। as we have discussed above, there is no guarantee the mistakes cannot be made in democracy। no form of government can guarantee that the advantage in a democracy is the mistakes cannot be consulted for a long time, concluded for a long time। there is always a scope for public discussion on the mistake and there is a room for correction। either the rulers have to change their decision or the rulers can be changed। that cannot happen in the non democratic system। ये भी मैंने आप लोग को आगे बता दिया था कि हमारे पास यहाँ पर ये एडवांटेज है डेमोक्रेसी का कि अगर कोई ऐसा कानून बना है जिसको चेंज करना है या करवाना है तो लोगों के पास ये
आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा होगा कि एक एग्जिट पोल चलती है जिसके अंदर पब्लिक ओपिनियंस ली जाती है कि पब्लिक इस बारे में क्या चाहते हैं, यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें लोगों की राय ली जाती है, क्या सही है क्या गलत है, कितने लोग इसके पक्ष में कितने लोग इसके विपक्ष में। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी जो डिसीजन कभी चेंज करना होता है तो वो भी हो सकता है। लेट्स अस समराइज दिस। Democracy cannot get everything and it knows the solution of all problems. However, it is observably better than any other alternative that we know. If offers better possibilities of a good decision, it is more likely to address the aspirations of people and allows different kinds of people live together. Even when it fails to do any of these things, it allows a way of correcting its own mistakes and offers more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. कुल मिला के बात इतनी सी है और क्लियरली लिख रखा है कि हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी था अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं होती है तो हमारी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। अगर वो पार्टी हट जाती है तो एक बार के लिए फिर से हो सकता है कि दूसरी पार्टी वही जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के रूप में अपोजिशन पार्टी के रूप में जो काम कर रही है उसी की सरकार बन के आए और फिर वो अपना शासन करे। तो ऐसा जो सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड होती है वो कहाँ पर होती है, डेमोक्रेसी के अंदर। अब डेमोक्रेसी को आपने और इतना पढ़ लिया है इस लेसन में, फिर भी इसका अभी तक तो बहुत बड़ा मीनिंग है जो हम अभी 10th क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। इन दिस चैप्टर यू हैव गॉन थ्रू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी इज अ वाइटल कंसेप्ट, बेटर टू से द मोस्ट आइडियल एंड फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या दे रखा है, सरकार का एक बहुत आदर्श और बहुत अच्छा जो रूप है वो क्या है, डेमोक्रेसी। एज ए सोसाइटी बिकम्स मोर सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड, यहाँ पर जो समाज होते हैं वो बहुत सभ्य होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इट अप्रोचेस नियरर टू आइडियल डेमोक्रेसी, जो एक आदर्श लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट यू विल रीड मोर अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एंड वेन ऑफ असाइनिंग अवर डेमोक्रेसी। अगले साल हम इसको 10th क्लास में फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर अपना ये लेसन ख़त्म हो जाता है। मल्टीपल चॉइस की जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से फिलअप कर सकते हो, वो आप फिलअप कर देना और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। थैंक यू।